स्वागत है आप सभी का ग्लोबल एट यूट्यूब चैनल पर। क्लास नंबर 5 हो चुकी है। इससे पहले आज हम लोग करने वाले क्लास नंबर 6, जिसमें देखेंगे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा भाई मेरे कि आप अपनी तैयारी थोड़ी बेहतरीन कर लीजिए। अब एग्जाम के डेट आपके नजदीक आने वाले हैं, तो अब थोड़ी सी पढ़ाई अपना बेहतरीन कर लो, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है। ये आपके सामने केवल फिगर दे दिया हुआ है और यहां से पूछ लिया है कि ये जो ट्रांसफार्मर का फिगर दिया गया है ये कौन सा ट्रांसफार्मर है या किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये बस इसका केवल फिगर याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ये फिगर बता रहा है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर को। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी, अच्छा हाई फ्रीक्वेंसी होती कितनी है? तो वो होती है आपकी कितना, 30 किलो वोल्ट, 30 किलो हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज। 30 किलो हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है उसे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है? ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग किस में की जाती है? ट्रांसफार्मर का कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, उसकी क्षमता को किस मात्रक में दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर हो चाहे आपका अल्टरनेटर हो, दोनों को हम लोग दर्शाते हैं, दोनों की रेटिंग किस में दर्शाते हैं? ट्रांसफार्मर हो या फिर आपका हो अल्टरनेटर, या फिर हो आपका अल्टरनेटर, दोनों की रेटिंग को हम लोग किस में दर्शाते हैं? तो दोनों की रेटिंग को आप कहेंगे कि सर दोनों की रेटिंग को हम लोग दर्शाते हैं केवीए में। केवीए में किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर में दर्शाते हैं, ठीक है। किलो वोल्ट एम्पियर में दर्शाते हैं बस। अच्छा किलो वोल्ट एम्पियर कहीं पे ऑप्शन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। वोल्ट एम्पियर तो दिया है ना, वोल्ट एम्पियर दिया है, तो बस इतना ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। बाकी जो वॉट है, वॉट किसका मात्रक है भाई? तो वॉट का बना लीजिएगा यहाँ पे कि जो वॉट है आपका ये मात्रक बनता है किसी भी मशीन का या पावर का, ठीक है। जैसे किसी भी मशीन बोले तो यहाँ पे कोई आदि आपकी मोटर हो तो मोटर के भी रेटिंग जो होती है वो वॉट में दी रहती है। वोल्टेज किसका मात्रक है? ये तो सभी को पता होगा कि ये वोल्ट का मात्रक है, ये वोल्ट का मात्रक आपका वोल्टेज बनता है, ठीक है। हर्ट्ज पावर, हर्ट्ज पावर मोटर्स की जो आपकी रेटिंग होती है, जैसे आपका हो गया कोई भी एसी मोटर, तो एसी मोटर की रेटिंग अक्सर हर्ट्ज पावर में दी जाती है और 1 HP इक्वल टू कितना होता है? 735 वॉट, 735 वॉट, ठीक है। 735 वॉट। ये ब्रिटिश और इंडियन दोनों अलग अलग होता है, एक होता है आपका 735 और एक होता है आपका 746, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा घटक करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? इसमें से कौन सा ऐसा घटक है जो अचानक से करंट के परिवर्तन का विरोध करता है? तो एक दो पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करिएगा कि जो आपका इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर जो होता है आपका, ये अचानक से धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। अचानक से धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। और जो आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या करता है भाई? कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर, ठीक है, ये जो कैपेसिटर होता है आपका, कैपेसिटर अचानक से वोल्टेज में परिवर्तन को विरोध करता है। अचानक से वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, परिवर्तन का विरोध करता है। इसीलिए एक एक लाइन बोला जाता है दोनों के लिए कि इंडक्टर डजंट अलाउ सडन चेंज इन करंट, और जो आपका कैपेसिटर होता है ये डू नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात किया है? करंट की बात किया है, तो करंट के लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन यार? यहाँ पे इंडक्टर हो जाएगा, और यदि यहाँ पे वोल्टेज की बात किया होता तो आपका आंसर बनता कैपेसिटर, ठीक है। जो आपका रजिस्टर है ये क्या है? तो ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस नहीं होता है, और इसमें जो वोल्टेज है और जो करंट है ये दोनों के दोनों सेम फेज में चलते हैं। जो आपका इंडक्टर है, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि जो आपका इंडक्टर है, इंडक्टर में धारा जो आपकी करंट होती है ना, करंट
लैग करती है या कह सकते हैं कि पश्चगामी होती है, पश्चगामी होती है, ठीक है, पश्चगामी होती है। और इसमें जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज लैग करता है या कह सकते हैं कि पश्चगामी होता है, पश्चगामी। किससे? धारा से, ठीक है, धारा से वोल्टेज जो होता है वो पश्चगामी होता है, और यहाँ पे वोल्टेज से जो धारा होती है वो पश्चगामी होती है। कितना डिग्री होती है? तो नोट कर लीजिएगा, ये भी 90 डिग्री होती है और ये भी आपकी 90 डिग्री होती है, जब प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर की बात होगी तब, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री लैग हो जाता है करंट इसमें, इसीलिए ये डजंट मतलब करंट में अचानक से परिवर्तन का विरोध करता है, और ये अचानक से वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। और जब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में जो आपकी करंट होगी और जो वोल्टेज होगा, ये दोनों के दोनों किस में रहते हैं? ये दोनों आपके सेम फेज में रहते हैं, दोनों आपके सेम फेज में रहते हैं, ठीक है, सेम फेज में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन की इकाई क्या है? ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस या इंडक्शन? इंडक्टेंस तो लिखा है, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो आपका इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस की इकाई बनती है आपकी हेनरी। क्या बनती है मेरे दोस्त? हेनरी बनती है। कैपेसिटेंस की इकाई क्या बनती है? तो जो आपका कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का इकाई बनता है आपका फैरेड, फैरेड, ठीक है। और जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का इकाई क्या बनता है? तो रेजिस्टेंस का इकाई आप कहेंगे कि सर रेजिस्टेंस का इकाई बनता है आपका ओम, ठीक है। चलो, तो जूल किसका मात्रक है? जूल आपका जो है ये मात्रक बनता है कार्य का या ऊर्जा का, लिख लो, ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल। फैरेड जो है ये कैपेसिटेंस का मात्रक है, ये आपके कैपेसिटेंस का मात्रक है, ठीक है। हेनरी तो हमने बता ही दिया। जो वाट है ये आपका पावर का मात्रक, पावर का मात्रक, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपसे कि पिको फैरेड, लेकिन ना थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये जो लिखा हुआ है वैल्यू ना, ये 106 नहीं लिखा, दरअसल ये पावर में लिखा हुआ है ये वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये सभी के सभी वैल्यू पावर में लिखी हुई है, तो बस थोड़ा सा इतनी बात का ख्याल रखना, ये सारी वैल्यू पावर में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, बोला है आपसे पिको फैरेड। पिको फैरेड की बात क्या है ना, पिको फैरेड में क्या होता है? पिको फैरेड देखना यहाँ पे, जब भी बात करेगा आपसे माइक्रो फैरेड की, माइक्रो फैरेड, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड की बात करेगा, या फैरेड हटा दो, मैं केवल माइक्रो की बात कर लेता हूं। माइक्रो की जब बात करेगा तो यहां पे आप लिखेंगे 10 की पावर माइनस, ठीक है। नैनो की बात करेगा, जब नैनोमीटर की बात करेगा, नैनो ये सभी के सभी क्या है? ये आपके कह सकते हैं कि दूरी के मात्रक हैं, ठीक है। तो नैनो की जब भी बात करेगा तो यहाँ पे 10 की पावर -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -9, ठीक है। माइक्रो हो गया, और यहाँ पे नैनो हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन में आपसे पूछा है किसके बारे में भाई? क्वेश्चन में आपसे पूछा है पिको फैरेड के बारे में। तो पिको फैरेड का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? पिको फैरेड जो होगा इसका आंसर बन जाएगा आपका 10 की पावर, लिख लेना यहाँ पे, पिको फैरेड, पिको फैरेड के लिए हो जाता है 10 की पावर -12, ठीक है। पिको फैरेड के लिए 10 की पावर -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बन जाएगा इसके लिए। माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पिको हो गया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी एंगस्ट्राम भी आपसे पूछता है, एंगस्ट्राम, 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 ठीक है। तो एंगस्ट्राम का एंगस्ट्राम में कितना रहता है? तो 10 की पावर -10 होता है, 10 की पावर -10 ये जो होता है इसको हम लोग एंगस्ट्राम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कारक इंडक्टेंस निर्धारित करता है? इसमें से कौन सा ऐसा कारक है जो इंडक्टेंस को निर्धारित करता है? तो इंडक्टेंस को निर्धारित करने वाले कारक क्या आपके मटेरियल ऑफ द कॉइल है, डायमीटर ऑफ कॉइल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट है, या करंट फ्लो थ्रू कॉइल है? क्या है इसमें से? कौन सा कारक इंडक्टेंस निर्धारित करता है? ठीक है, मटेरियल ऑफ कॉइल, कॉइल के मटेरियल के द्वारा इंडक्टेंस को निर्धारित किया जाता है क्या? क्या कॉइल्स के मटेरियल द्वारा इंडक्टेंस को निर्धारित किया जाता है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि डायमीटर ऑफ द कॉइल,
कॉइल का डायमीटर, ठीक है। इसके बाद फिर बोला है आपसे कि डायमीटर ऑफ कॉइल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट और करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा, चलिए मैं इंडक्टेंस का पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, तब फिर डिसाइड करते हैं, क्योंकि वैसा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, सीधे सीधे इसको तो देना चाहिए नंबर ऑफ टर्न। देखिए इंडक्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, जहां पे एन क्या होता है भाई, ये होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, फेरों की संख्या, ए होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक, ये हो गया। और म्यू क्या होता है भाई, परमेबिलिटी, म्यू होता है आपका परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, बिलिटी, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां पे पहला दे दिया है मटेरियल ऑफ कॉइल, मटेरियल ऑफ कॉइल की तो बात हम लोग नहीं करेंगे, नंबर ऑफ टर्न कहीं पे दिया नहीं है क्वेश्चन में, एरिया कहीं पे दिया नहीं है, ठीक है, और लेंथ आपका दिया नहीं है। एक चीज और डिसाइड कर सकता है इसमें, देखिए क्या, जिस कोर पे हम लोग लपेटते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक डायमीटर हो गया, ठीक है, ये हमारा एक हो गया डायमीटर, ठीक है, ये हमारा एक डायमीटर हो गया, और इस पे हम इसको लपेट रहे हैं, इस पे हम इस कॉइल को लपेट रहे हैं, तो इस कोर का जो डायमीटर है, इस कोर का जो डायमीटर है, ये भी प्रभावित करता है किसको, इंडक्टेंस को, एल को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ कॉइल एकदम ठीक आंसर बन जाएगा इसके लिए, डायमीटर ऑफ कॉइल, ठीक है, कि भाई जितना अधिक कोर रहेगा उतना अधिक इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, और कोर की वैल्यू जितनी कम रहेगी, मतलब कोर का डायमीटर जितना कम रहेगा इंडक्टेंस की वैल्यू भी उतनी ही कम होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, डायरेक्टली डिपेंडेंट है डायमीटर ऑफ द कोर, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर एकदम ठीक बन जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रजिस्टर के प्रकार का नाम बताना है। ये जो आपके सामने रजिस्टर का प्रकार दिया हुआ है, इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये आपका कार्बन टाइप वेरिएबल रजिस्टर है, कार्बन टाइप वेरिएबल रजिस्टर है ये आपका। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे कि ये आपके सामने दे दिया है एक रेजिस्टेंस, और पूछ लिया है आपसे कि बताइए इसमें रेजिस्टेंस का कलर क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस का कलर क्या है। अरे भाई कलर याद है, कलर कोड याद है कि नहीं, रेजिस्टेंस कलर कोड, रेजिस्टेंस कलर कोड, कलर कोड याद है, बीबी रॉय, अरे बीबी रॉय, फिर ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये हो गया आपका 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया आपका 9, ठीक है। तो ये होती है रेजिस्टेंस की मतलब कलर कोड की वैल्यू, ठीक है, जिसमें पहला क्या होता है, जिसमें पहला आपका होता है ब्लैक, ये होता है आपका ब्लैक, ठीक है, फिर ये होता है आपका ब्राउन, ये होता है आपका ब्राउन, ये हो गया आपका रेड, ये हो गया रेड, ठीक है। ओ क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया ऑरेंज, ये येलो हो गया, ठीक है, येलो। जी हो गया आपका यहां पे ग्रे, ठीक है, ग्रे नहीं ग्रीन, ग्रीन, ठीक। फिर ये हो गया आपका ब्लू, ठीक, ये फिर हो गया आपका वायलेट, वायलेट, और ये हो गया आपका ग्रे, ग्रे। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, ये ग्रे है या ये ग्रे है, ठीक है। और ये हो गया आपका व्हाइट, ये हो गया आपका व्हाइट, ठीक।
कलर कोडिंग हमने आपके सामने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है क्या कि 100 ओम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 100 ओम का है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा कलर कोड होता है। ठीक है, तो देखो कलर कोडिंग कैसे की जाती है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे ये तो हो गया कलर का कोड, ये हो गया कलर का कोड। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है एक आपका मल्टीप्लायर, एक इधर होता है आपका एक मल्टीप्लायर, फिर आगे होता है आपका टॉलरेंस। ठीक है, तो जो मल्टीप्लायर होता है वो सीधे सीधे क्या होता है, आके रेजिस्टेंस की वैल्यू में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, और जो पहला और दूसरा जो कोड रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये हमने 100 लिखा है ना, 100, तो ये जो पहला है और ये जो दूसरा है, ये दोनों के दोनों जो ये दोनों के दोनों नंबर, ये दोनों नंबर किसको दर्शा रहे हैं? ये रेजिस्टेंस के कलर कोड को दर्शा रहे हैं, ये कलर कोड को दर्शा रहे हैं। ठीक है, और ये जो तीसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू किसको दर्शा रही है? ये जो तीसरी वैल्यू है ये दर्शा रही है आपके मल्टीप्लायर को। ठीक है, मल्टीप्लायर को। तो देखना मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे लिखी जाती है। मल्टीप्लायर की वैल्यू अब यहाँ पे मैं कैसे लिखूं, यहाँ पे चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा कलर चेंज करके, है ना। ये होता है आपका 10 की पावर 0, ये होता है आपकी 10 की पावर 1, जितना वैल्यू है वही पावर पे यहाँ चढ़ जाता है। ठीक है, 10 की पावर 2, फिर ये हो जाता है आपका 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 4, ये हो जाता है आपका 10 की पावर 5। ठीक, इधर हो जाता है आपका 10 की पावर 6, इधर हो जाता है आपका 10 की पावर 7, इधर हो जाता है आपका 10 की पावर 8, और ये हो जाता है आपका 10 की पावर 9। ठीक है, तो ऐसे ये मल्टीप्लायर की वैल्यू है, ये मल्टीप्लायर की वैल्यू है। अब देखना यहाँ पे पहला और दूसरा क्या दिखाता है? पहला और दूसरा जो कोड है या जो पहला दूसरा नंबर है क्या दिखाता है? रेजिस्टेंस के कलर कोड को दर्शाता है। तो देखो एक किसकी वैल्यू है? एक है आपके इस वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 है ना, तो इसका मतलब क्या है कि पहला जो कोड है या पहला जो कलर होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका ब्राउन। ठीक है, 0 किसकी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में? तो 0 दे रखा है आपके ब्लैक की, तो दूसरा हो गया आपका ब्लैक। दूसरा क्या हो गया मेरे दोस्त? ब्लैक। ठीक है, तीसरा इसने दे रखा है यहाँ पे 0, लेकिन ये 0 नहीं है भाई, ये 0 नहीं है, ये क्या है? 10 का मल्टीप्लाई है। ऐसे तो ये केवल 10 ही हुआ ना, 10 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका 100 बनेगा। ठीक है, तो अब ये 10 देखना, 10 कहां पे आ रहा है? तो 10 आ रहा है यहाँ पे ब्राउन वाले में। तो ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ब्राउन ब्लैक ब्राउन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कलर का कॉम्बिनेशन। ब्राउन ब्लैक ब्राउन कहीं पे दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि एकदम ठीक आंसर, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, इस कलर कोड की सहायता से हमने ये कलर के कॉम्बिनेशन कैसे लिखा ये आप बात समझ पाए। यदि नहीं समझ पाए हैं तो एक बार आप कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चीज को एक बार और अच्छे से बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, खाली स्पेस यदि रहता तो थोड़ी से और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाता। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं यहीं पे, है ना। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर कर दिया और मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं। यहाँ पे सी ऑप्शन तो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया कितना, यहाँ पे दे दिया आपका 1000, यहाँ पे 1000 छोड़ दो, 225 दे दिया। अरे यार 220 करो ना, 220 दे दिया। ठीक है, 220 दे दिया, तो अब बताना कि कलर कोड क्या होगा। अब आपका कलर का कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो देखो यहाँ से 2 किसकी वैल्यू है भाई? रेड वाले की वैल्यू है, रेड वाले की वैल्यू है ना। तो देखना यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? रेड लिखूंगा, फिर रेड लिख दूंगा। ठीक है, और 22 में कितना के मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 होगा। 22 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 होगा। तो यहाँ पे क्रॉस नहीं, यहाँ पे एक और कौन सा कलर हो जाएगा? ये 10 किसके सामने है? ये है आपके ब्राउन के सामने, तो ये हो गया आपका ब्राउन। ठीक है, ये हो गया आपका ब्राउन। यदि यहीं पे मैं फिर आपसे पूछ लूं कि ये बताना 3000 का कलर कॉम्बिनेशन बताना। 3000 का कलर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं बार बार आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो शुरू का 2 डिजिट होता है वो रेजिस्टेंस के कलर कोड को दर्शाता है। तो शुरू का जो 2 डिजिट है वो रेजिस्टेंस के कलर कोड को दर्शाएगा। तो देखना यहाँ पे 3 किसकी वैल्यू है भाई? 3 है आपके ऑरेंज की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे ले लिया है ऑरेंज। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया ऑरेंज। फिर 0
किसको दर्शाता है, जीरो दर्शाता है आपके ब्लैक को। ऑरेंज इसके बाद फिर हमने ले लिया ब्लैक, ठीक है। अब फिर इसके बाद ये कितना बच रहा है, ये आपका 100 बच रहा है ना, तो 100 कहां पे आता है, 100 यहाँ रेड वाले पे आ रहा है। 10 की पावर जब 2 करेंगे, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है ना, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका रेड, ठीक है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, तो कैसे ये कोड लिखा जा रहा है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो एक चीज और थोड़ा सा नोट कर लिएगा यहाँ पे। जैसे मैं एक कॉम्बिनेशन दे देता हूं आपको, ये हमने लिख दिया यहाँ पे येलो, एक बार मैं क्रॉस मतलब उल्टा लिख देता हूं, ठीक है। येलो, फिर आपका हो गया इधर ब्राउन, फिर हमने इधर लिख दिया रेड। तो अब इसका बताना, इसका मान कितना होगा। जब मैं उल्टा लिख दिया हूं तो अब हो सकता है कि इस चीज से आप समझ जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसका मान बताइएगा कि कितना होगा। चलो देखो, हमने कलर क्या लिखा है, येलो ब्राउन रेड, येलो ब्राउन रेड। तो येलो का कलर कोड देखो, येलो का कलर कोड कितना है मेरे दोस्त, येलो का कलर कोड सर होता है 4, हमने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। ब्राउन, ब्राउन का कलर कोड कितना होता है सर, तो ब्राउन कहाँ पे है, ब्राउन ये है ब्राउन, तो ब्राउन का कलर कोड होता है सर 1, हमने लिख दिया यहाँ पे 1, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखा है सर, इसके बाद आपने रेड लिखा है, तो रेड को हम लोग किसके साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, और देखेंगे कि रेड की वैल्यू कितनी होती है मल्टीप्लायर में, तो रेड की वैल्यू होती है 10 की पावर 2, तो गुणे 10 की पावर 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 41 गुणे 100 बराबर, ये हो जाएगा आपका 4100 ओम, 4100 ओम, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कलर कोड, और कलर कोड से जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने प्रयास किया है यहाँ पे बताने को। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग साथ में जब भी आप क्लास करते हैं तो पेन पेपर लेके बैठा करिए, क्योंकि भाई जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया जाता है उसको आप जब नोट करते रहेंगे तो आपके लिए आगे चल के, मतलब छोटी छोटी, कहा जाता है ना कि भाई बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो छोटी छोटी चीजों को जब आप नोट करते जाएंगे, पूरा जब आपका ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो आप पाएंगे अपने आप को कि बहुत सारी चीजें हमें आसानी से आ रही है। और दोबारा कभी भी रिवीजन के लिए बैठेंगे तो फिर आपको आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत टिक करते जाएंगे क्वेश्चंस को। चलो, एक क्या बोला है, हाउ मेनी ओम्स इज इक्वल टू 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम किसके बराबर होता है। देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था किसके बारे में भाई, इससे पहले हमने आपको बताया था माइक्रो, नैनो, फिर आपका बताया था हमने एंगस्ट्राम और पीको। तो जो माइक्रो होता है ये 10 की पावर -6 होता है, जो नैनो होता है ये 10 की पावर -9 होता है, जो पीको होता है ये 10 की पावर -12 होता है, ठीक है। अच्छा, जब बात करेंगे मेगा की, जब बात करेंगे हम लोग मेगा की, तो ये कितना हो जाता है, ये 10 की पावर +6 हो जाता है, ठीक है। जब बात करेंगे हम लोग किलो की, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपके 10 की पावर +3, ठीक, ये हो जाता है आपका 10 की पावर +3। और इधर जब हम लोग बात करते हैं मिली, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 10 की पावर -3, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, मेगा ओम बोला है ना, मेगा ओम बोला है, तो मेगा ओम देख लीजिएगा 10 की पावर 6 किस में आ रहा है, 10 की पावर 6 किस में आएगा, देखो ये हो गया आपका 1000, फिर ये किलोवाट लिखा है ना, तो ये हमने लिखा है इसको 1000 गुणे, किलो का मतलब क्या होता है भाई, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है, किलो का मतलब ये 1000 होता है। तो ये हो गया आपका 10 की पावर 6 वॉट, 10 की पावर 6 वॉट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 किलो ओम रजिस्टर के माध्यम से करंट प्रवाह का निर्धारण करें, कितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखिएगा यहाँ पे, देखो क्वेश्चन बहुत आसान बना दिया है आपके लिए, क्यों, क्योंकि पैरेलल में ही दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है। पैरेलल में यदि रेजिस्टेंस जुड़े रहते हैं तो जो पैरेलल में वोल्टेज होता है, वोल्टेज हर जगह समान हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट हमें दिया हुआ है। और ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में जुड़े हुए, यदि पैरेलल में नहीं जुड़े होते तो यहाँ पे वोल्टेज समान नहीं होता, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा ना कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज इक्वल होता है और सीरीज कनेक्शन में करंट इक्वल होती है। चलिए, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, वोल्टेज का मान 12 वोल्ट हो गया। तब सिंपल निकाल लीजिए फॉर्मूला से, V = IR, आप सभी ने पढ़ा होगा, V = I × R, जहां पे V क्या होता है यार, ये होता है आपका वोल्टेज, या वोल्ट होता है, सॉरी ये वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज है ना, और ये होता है आपका प्रतिरोध
और ये होता है आपका धारा, ये होता है आपका धारा, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखो इस R को मैं लेके आ जाऊंगा, इधर पक्षांतर करूंगा तो V बाई R हो जाएगा, V बाई R। अब यहाँ पे देखना V की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 12 वोल्ट दे रखा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 12। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दे रखा है यार, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है 2 किलो ओम, तो 2 गुणे 10 की पावर 3, 2 गुणे 10 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर, 6 गुणे 10 की पावर 3 -3 एम्पियर, तो ये हो जाएगा आपका 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ कहीं किलो वोल्ट तो दिया है, देखो देखो अब यहाँ पे गलती क्या हुआ है, नहीं नहीं सही तो है, MA दिया है, 6 मिली एम्पियर दिया तो है, अच्छी बात है, मुझे लग रहा था कि ये एम्पियर में ही केवल दिया हुआ है, ठीक है, मिली एम्पियर में आपका आंसर आएगा, एकदम ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटर की कौन सी संपत्ति इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करती है। देखना जो आपका कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है, ऊर्जा संग्रहित होती है, किसकी वजह से, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से, ठीक है। और जो आपका इंडक्टर होता है, इंडक्टर में ऊर्जा कैसे स्टोर होती है भाई, तो इंडक्टर में ऊर्जा होती है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आपकी ऊर्जा स्टोर होती है। क्यों स्टोर होती है, ड्यू टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण। तो यहाँ पे बात किसकी किया भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात किया ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा जो स्टोर होती है वो किस वजह से होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिख रहा है कहीं पे, यस डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कैपेसिटेंस मान को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो देखो जो आपका महो है, इसका ये किसका मात्रक है, ये है आपके एडमिटेंस का मात्रक, एडमिटेंस का मात्रक है। ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है या रेजिस्टेंस का मात्रक है। फैरेड जो है ये कैपेसिटेंस का मात्रक है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर का मात्रक है। ये जो हेनरी है ये किसका मात्रक है, ये इंडक्टेंस का मात्रक है, ये आपका इंडक्टेंस का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पे सी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ कॉइल, इस कॉइल का नाम क्या है, इस कॉइल का नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉइल, तो ये जो कॉइल है आपकी, इधर हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, ठीक है। ये जो आपकी कॉइल है, देखो ये आपकी आयरन कोर कॉइल है, तो अक्सर इस कॉइल का यूज किया जाता है किसके लिए भाई, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि मल्टी टर्न पोटेंशियल मीटर का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर, मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का नाम क्या होता है भाई, मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का नाम होता है आपका मल्टी टर्न ट्रिम पॉट्स, मल्टी टर्न ट्रिम पॉट्स, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर का है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर में ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज की जाती है, इसका काम क्या होता है। अरे तो आपने देखा होगा यार कि अक्सर इसी तरीके का कुछ डिवाइस लेके और कुछ लोग रिमोट से कंट्रोल करते हैं, है ना, लगता है जैसे ये रिमोट है और बाकी चीजों को ये कंट्रोल करते हैं। तो ये एक तरह का क्या है भाई, ये एक तरह का आपका है ट्यूनिंग सर्किट, ये आपका एक क्या है, ट्यूनिंग सर्किट है।
कंट्रोलिंग सर्किट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये आपके गियर लगे हुए हैं, इसी गियर को आगे पीछे करके क्या किया जाता है भाई, कंट्रोल किया जाता है आपके जो भी डिवाइसेस होती हैं उनको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आज के लिए।